रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। एक फिल्म आती है सतलुज, 2 दिन के अंदर अंदर 48 घंटों के अंदर हट जाती है। थिएटर्स में तो आई भी नहीं, ओटीटी पर आई और 48 घंटों के अंदर अंदर हट गई। अब जब से ये फिल्म हटी है, दिलजीत दोसांझ का वो जो लाइव सेशन था वो वायरल हो रहा है, जिसमें वो थोड़े से इमोशनल होते हुए नजर आए। फिर लोगों ने जसवंत सिंह खालड़ा के बारे में पढ़ना शुरू किया कि भाई ये आदमी तो आवाज उठाता था अधिकारों के लिए, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट था, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। और फिर अनु डागर ने एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया जिसमें उन्होंने बताया कि खालड़ा की विचारधारा एक्चुअल में क्या थी। और आज मैं इस वीडियो में उनसे ही ये समझने की कोशिश करूंगी कि इस फिल्म को हटाए जाने का कारण क्या हो सकता है और क्या वाकई में सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, अगर हैं तो क्यों, और खालड़ा को जो हीरो बनाकर प्रेजेंट किया जा रहा था एक्चुअल में असली सच्चाई क्या है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट अनु डागर का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है मैम। जी थैंक यू सो मच। पहले तो जैसे सेंसर बोर्ड ने कहा कि सतलुज पे 124 कटाने चाहिए, जो दिलजीत दोसांझ को नहीं चाहिए थे, तो इसलिए वो उसको सिनेमा हॉल में तो कर नहीं पाया रिलीज। अब उसने ZEE5 पर किया और वो 2 दिन बाद हट भी गई, तो उससे मुझे नहीं लगता दिलजीत दोसांझ को कोई फर्क पड़ा, क्योंकि जब वो आई थी ना तो दिलजीत दोसांझ ने एक चीज कही थी अपनी वीडियो बनाकर कि इसको जितना हो सके ना डाउनलोड कर लीजिए। तो आज की डेट में अब वो दोबारा आएगी नहीं आएगी, दिलजीत दोसांझ को कोई टेंशन नहीं है। वो घर घर वीडियो जो है, वो फिल्म जो है पहुंच चुकी है, जो उसका मकसद था। पहली बात तो ये है। और वो तो ये बात लाइव सेशन में कह रहे हैं मैम, वो कह रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, डाउनलोड हो गई, लोगों तक पहुंच गई, मेरा मकसद ये था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही ना, क्योंकि जब उनकी जो मूवी जब फर्स्ट डे जो वो आई ना, तभी उन्होंने वीडियो बनाकर बता दिया था कि भाई ऐसे ऐसे वीडियो फिल्म आ रही है, उसको डाउनलोड कर। मतलब वो दिलजीत दोसांझ के इंस्ट्रक्शन थे कि इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं तभी आपको बोल रहा हूँ ना कि अब वो 2 दिन बाद हट भी गई, तो दिलजीत दोसांझ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज वो ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है। जहां तक उसको पहुंचाना था, घर घर पहुंचाना था। आज वो दिल्ली के गुरुद्वारों में मुझे लगता है आज या कल चलाई जाने वाली है, पंजाब में ऑलरेडी चलाई जा रही है। तो जो उसका मकसद था, जो एक नैरेटिव जो सेट करना था दिलजीत दोसांझ ने जसविंदर खालड़ा के नाम पर, वो उसने कर दिया। तो अभी लगे ना लगे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका अपना काम हो गया जो उसने करना था। जी, अब आते हैं जसविंदर खालड़ा के ऊपर। तो देखिए, अगर फिल्म आप देखोगे तो मतलब जो नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश की, तो अगर जो जसविंदर खालड़ा के बारे में नहीं जानता होगा, जो पंजाब के बारे में नहीं जानता होगा, तो वो बंदा बड़ा इमोशनल हो जाएगा कि हाय पंजाब में ये सब हुआ। लेकिन उसमें ना क्या किया है कि एक साइड की स्टोरी दिखाई है, और वो भी हाफ दिखाई है झूठी। दूसरा साइड का जो पार्ट था वो जसविंदर खालड़ा का दिखाने की कोशिश ही नहीं की गई। तो पहला साइड जो दिखाने की कोशिश की गई वो पूरी तरह से ये थी कि भाई जो बेअंत सिंह जो मुख्यमंत्री रहे, उनको उन्होंने किस तरीके से, और हमारे जो KPS गिल साहब थे उन्होंने और उनकी पुलिस ने मिलकर किस तरह से जो निर्दोष जो सिख थे ना उनको मारा है। इसमें हालांकि कोई दो राय नहीं है कि सिख वहां पर मारे गए हैं, लेकिन सिखों को तो क्या कहते हैं आपका ये भिंडरवाला ने भी मारा था, जो उसकी विचारधारा के साथ नहीं चल रहे थे। दूसरा, उसके अंदर जो तरीका दिखाया गया है, अगर आप उसके ऊपर कैलकुलेशन जो उसका देखेंगे जसविंदर खालड़ा का, तो भाई आप अगर कोई आंकड़े निकालते हैं तो आपके पास कुछ प्रूफ तो होता है ना। तो आप ही देखेंगे उसमें ना तो वो आंकड़े निकालने का जो प्रूफ है कि भाई इतने 25,000 का आंकड़ा उसने दिया है, तो वो 25,000 का आंकड़ा आपने कैसे निकाला? वो तो कोई डायरी वायरी लेके घूमते थे ना, और कितने अंतिम संस्कार हुए शायद उसके बिहाफ पे। जी, उनके 2 तरीके थे। पहली बात तो एक उन्होंने कहा कि मेरे पास एक लाल डायरी है, जो उन्होंने अपने जीते जी और उनके मरने के बाद भी वो लाल डायरी कभी सामने नहीं आई, ना वो उन्होंने कभी दिखाई। वो कहते थे इस लाल डायरी में सब कुछ है। दूसरा जो उनका कैलकुलेशन था, आप ये समझिए उनका कैलकुलेशन कैसे था कि उन्होंने जगह जगह जाकर जो शमशान घाट जो थी वहां पर कितनी लकड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, तो जैसे 400 किलो कुछ इस तरीके के कुछ आंकड़े उसने लकड़ियों के आंकड़ों से अंदाजा लगाया है कि जितने भी लोग जो जलाए गए, तो इसका मतलब ये कैलकुलेशन निकलती है।
मतलब आप उस कैलकुलेशन को अगर देखेंगे तो वो कैलकुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया छोड़िए पूरे मतलब एक विधानसभा की भी नहीं निकलेंगी, कितना आंकड़ा उन्होंने निकाल दिया उनके हिसाब से। तो जो आंकड़ा वो बता रहे हैं लकड़ियों के हिसाब से, वो तो कहीं 2-2.5 लाख पे जाके रुकना चाहिए था। तो टोटली जो उन्होंने जो किया है वो सिर्फ जो सिख मारे गए, जो आतंकवादी थे, जो उग्रवादी थे, जो पुलिस के एनकाउंटर में मारे जा रहे थे, उन्होंने सारे सिखों को काउंट करके जो है वो उन्होंने अपना आंकड़ा खड़ा कर दिया है। मतलब तो इसमें ये आतंकवादी भी थे, तस्वीर- उग्रवादी भी थे, और जो बिल्कुल मासूम थे वो भी थे, सब एक साथ जोड़ दिए। हाँ, सब थे और वो उनकी संख्या कम है। मैं फिर वही कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है मासूम सिख नहीं मारे गए, बिल्कुल मारे गए। अब आ जाता है कि भाई वो ह्यूमन एक्टिविस्ट थे ना, बहुत बड़े, भाई मानवता उनके अंदर ऐसे कूट-कूट के भरी थी, लोगों का दुःख दर्द देखा नहीं जा रहा था। तो उस टाइम पीरियड में तो हिंदू भी बहुत मरे। बसों से उतार-उतार के हिंदुओं को मारा गया। जो एक कॉलेज लुधियाना के आस-पास कहीं कोई कॉलेज था, वहाँ पर जो हरियाणा वगैरह से आए हुए जो बच्चे पढ़ रहे थे, उसमें मतलब जो बच्चे सोते हुए बच्चों को, जो कॉलेज के स्टूडेंट थे, उनको मारा। जिसमें हरियाणा, कानपुर, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बच्चे थे। कितने ऐसे इंसिडेंट्स थे, औरतों को उनके मतलब उनको आईडी कार्ड चेक किए जाते थे, उनको आइडेंटिफाई किया जाता था, आप हिंदू हो या नहीं हो। तो ये सब उनकी मानवता हिंदुओं के बारे में कहाँ चली गई? अगर जब उनको ये दिखाना ही था कि भाई इतने सारे लोग आतंकवाद का शिकार हुए, तो उसमें हिंदू भी थे ना। पर उन्होंने सिलेक्टिवली अपनी मानवता चुनी आतंकवादी जो थे उनके लिए, और जो कुछ निर्दोष सिख भी थे उनके लिए। लेकिन हिंदुओं के लिए जसवंत खालड़ा की कोई मानवता नहीं जागी। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जो वो आंकड़ा दे रहे हैं, आप ये समझिए कि वो आतंकवादी कैसे मानेंगे कि जो लोग मारे जा रहे थे वो उग्रवादी आतंकवादी थे। जो आदमी जरनैल सिंह जो भिंडरवाला है, जिसको आतंकवादी घोषित किया जा चुका है, उस इंसान को जो संत कह रहा है, तो आप सोचिए जब वो उस इंसान को संत की उपाधि दे दी है। मैंने वीडियो भी लगाई, अगर किसी को चाहिए हो तो गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह आप जाएंगे तो मिल जाएगी वो वीडियो भी। उसे प्रॉपर वो जरनैल सिंह को संत की उपाधि दे रहा है, उसको शहीद का दर्जा दे रहा है। तो आप सोचिए कि फिर वो आतंकवाद जैसी घटना को कैसे मानेगा। तो पुलिस जिन आतंकवादियों को मार रही थी, उसके लिए तो फिर वो बेचारे निर्दोष ही हुए ना। आप एक नॉर्मल समझ लीजिए। लेकिन तो फिर जब वो इसके आतंकवादी को आतंकवादी नहीं मान रहा। दिलजीत, तो फिर मैं इसके पीछे दिलजीत की मानसिकता क्या समझूं? एक तो उनके पास अब इंडियन नागरिकता है नहीं, वो तो अमेरिका में बैठे हैं आराम से, वहां पर बैठकर उन्होंने, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं 2022 से इस फिल्म के लिए लड़ रहा था, मुझे 4 साल हो गए। मतलब एक इतना इमोशनल एंगल आपने शुरुआत में बहुत अच्छी बात कही, जिसको नहीं पता खालड़ा के बारे में वो इमोशनल हो जाएगा, कितना अच्छा आदमी था, कैसे लड़ता था। एक पार्ट दिखाया, पहला तो यही प्रॉब्लम हो गई। दूसरा फिर ये वाला एंगल जिसमें वो संत बता रहा है भिंडरावाला को, और तीसरा सिक्योरिटी रीजंस क्यों बताए जा रहे हैं इस वक्त जब पंजाब में इलेक्शंस भी होने हैं? देखिए, ये अपने आप में सिक्योरिटी रीजन फिर ये आ जाता है ना, इसका कनेक्शन क्या है? अगर भाई सिखों को इमोशनल किया जा रहा है, मतलब उनको वो उस तरीके, जैसे कहते हैं ना विक्टिम कार्ड खेलना, तो एक तरीके का ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है कि भाई देखो हमारे साथ, सिखों के साथ ना हमेशा ऐसे ही हुआ है, हमें मारा गया है। और उसमें क्या है, पुलिस जिस तरह से केपीएस गिल साहब का नाम लिया गया, मतलब जो आतंकवादी थे उनको भी शहीदों की कैटेगरी में आप रख रहे हो। तो यानी कि जो आपका जो एक नॉर्मल जो सिख है, वो उसको जब हिंदू इमोशनल हो रहे हैं बातें देख देख के, जिनको आइडिया भी नहीं है, तो जो सिख जो उस धर्म के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, तो उनका खून कैसे उबाले नहीं मारेगा। ऊपर से खालिस्तानी जो है, वो जो किस तरीके से वो एक्टिव है आज भी हिंदुस्तान के अंदर, बाहर बैठ के तो एक्टिविटी करते ही रहता है, पर उनके लोग ऐसा तो है नहीं हिंदुस्तान में नहीं है। तो पूरी तरीके से अब उनके लिए कितना बेहतरीन मौका दे दिया, जिस तरीके से एक आतंकवादी को पहले संत साबित कर दिया, अब उन्हीं आतंकवादियों को शहीद साबित करके, कि जो सरकार द्वारा हमारे जो आतंकवादी थे उनको शहीद का दर्जा दिलाने की जो कोशिश कर रहा है, तो वो नॉर्मल इंसान को कितना इमोशनल कर रहा है। तो यानी कि अगर खालिस्तानी जो अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे, वो कितना आसान होगा आम लोगों में पहुंचाने के लिए। और ये इलेक्शन का टाइम आपको पता है कितना सेंसिटिव टाइम होता है। और तो जब लेकिन हम पंजाब की बात करते हैं, तो वो अपने आप खालिस्तानी लगा लीजिए, आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट कितना रहता है, पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ बॉर्डर है, और वहां से हथियारों का ले लो, ड्रग्स को ले लो, खालिस्तानी एक्टिविटी को ले लो, आईएसआई का इन्वॉल्व ले लो, वो कितना ज्यादा है।
तो उस चीज में एनी टाइम ही खालिस्तानियों को हेल्प करेगी ये मूवी। नहीं तो लेकिन दिलजीत की मानसिकता क्या हो सकती है, क्योंकि मैं बहुत वक्त से जो चीजें देख रही हूं उनके साथ जुड़ी हुई, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ की नागरिकता नहीं है। दूसरा, उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि वो कभी भी पंजाब की स्पेलिंग PUNJAB नहीं लिखते हैं। इनफैक्ट इस फिल्म का नाम पहले पंजाब 95 होना था, उसकी स्पेलिंग भी PANJAB थी, जो पाकिस्तान वाले पंजाब वाले लोग यूज करते हैं। फिर वो तिरंगा किसी ने उठा दिया तो रोक दिया, हिंदुस्तान या किसी के बाप का नहीं, ये सारी कंट्रोवर्सी दिलजीत के साथ ही क्यों जुड़ती है? देखिए अभी ना, लेकिन उसने अपना मूव ना थोड़ा चेंज किया था। जैसे अभी एक इंग्लिश शो है, मेरे को उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, उनके शो में भी जब वो गए तो उन्होंने यही कहा कि आई एम फ्रॉम पंजाब। मतलब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हो तो आप क्या यही बोलोगे, उन्होंने आई एम फ्रॉम इंडिया, है ना। उन्होंने क्या बोला, आई एम फ्रॉम पंजाब। तो पंजाब को आइडेंटिटी के तौर पे वो हमेशा दिखाते रहे। इवन मैं कहती हूँ दिलजीत दोसांझ छोड़िए, कोई भी सिख उठा लीजिए, अगर वो कहीं ना कहीं भिंडर वालों को संत या फिर भिंडर वालों को ग्लोरीफाई करता हुआ ना दिखाई दे, या वो अकाल तख्त के ऊपर जिस तरह से अटैक हुआ उसके नाम पर वो गाना ना बनाया हो, एक सिंगर नहीं मिलेगा आपको पंजाब में। मतलब कोई एक आधा बच गया 99% सिंगर जो उस टाइम पे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ उसको अपने ऊपर जो एक तरीके से अटैक वो धार्मिक तौर पे अलग तरीके से लेते हैं, वो ऐसे नहीं लेते, वो दर्द उनके दिल में है। बस फर्क इतना है कि खालिस्तानी जो है वो डायरेक्ट आके आपको मुंह पे बोल देते हैं, लेकिन जो उस मानसिकता उस जुड़ाव के साथ है, जो वैचारिक रूप से जुड़े है ना, वो इनडायरेक्ट आपको एक्टिविटी करते दिखेंगे, जो दिलजीत दोसांझ आपको दिख रहा है। अभी उसको अपनी मूवी लानी थी हिंदुस्तान के अंदर, तो अभी उसने 2-3 ड्रामेबाजी किया कि उसके स्टेज पे कोई खालिस्तानी झंडा लेके चढ़ गया, तो ना उसको कि नहीं इसको उतारो, यहाँ कोई झंडे वंडे नहीं चलेंगे। अरे भैया तुम्हारी स्टेज पे झंडा लेके चढ़ा तो उसको अरेस्ट करा देते हैं ना। आपने उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करी क्योंकि आपको सिर्फ स्टंट करना था, क्योंकि आपको अपनी मूवी दिखानी थी, रिलीज करानी थी, ताकि जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो देख पाए, हिंदू की उस मूवी को देखे। अदरवाइज तो हर कोई पता है उसकी विचारधारा क्या चल रहा था। पिछले 2-3 बार से उसने अपने मूव चेंज कर दिए थे, हालांकि मानसिकता वही है और वही इसने फिल्म में दिखाई। इससे बड़ा क्या हो सकता है आप सोचिए कि एक पंजाब के मुख्यमंत्री को मारा जा रहा है और जो दिलावर नाम का बंदा जो आतंकवादी उनको मार रहा है, उसके बैकग्राउंड में म्यूजिक क्या चल रहा है। मतलब उस अटैम्प्ट को, उस आतंकवादी ब्लास्ट को वो ग्लोरीफाई करते हुए म्यूजिक चला रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकती है। लेकिन जब आप और मैं दिलजीत की विचारधारा पर बात कर रहे हैं या उनकी फिल्मों पर बात कर रहे हैं, फिर मेरे जहन में एक वो तस्वीर आती है जिसमें प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती है। फिर लोग पूछते हैं कि फिर नरेंद्र मोदी क्यों मिल रहे हैं ऐसे लोगों से जिनकी विचारधारा अगर ऐसी है जैसी आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं। जी देखिए, मैंने कहा ये उनका मूव चल रहा था ना, जैसे अभी जैसे कोई किसी खालिस्तानी विचारधारा के लोग हैं, ये नक्सली विचारधारा के लोग हैं, तो जब वो ये दिखाते हैं कि भाई हम उस विचारधारा को अब सरेंडर कर रहे हैं, तो देखिए ना बड़े बड़े जो आतंकवादी है, नक्सली है, उन तक को मौका दे दिया जाता है। तो अगर आप उस तरह की विचारधारा शो कर रहे हो कि नहीं अब मेरा ऐसा कोई मानसिकता नहीं है, देखिए मैं तो प्रधानमंत्री जी से भी मिल रहा हूँ। अदरवाइज कंगना रनौत और उनका आपस में जो ट्विटर पे चला था वो सबको जग जाहिर है ना। तो ये फिल्म आने वाली थी, इस फिल्म की वजह से जो है वो ये सारे जो मूव हो रहे थे ना, प्रधानमंत्री जी से मिलना, खालिस्तानी जो उसके स्टेज पे है उसको हटा देना पर उसके खिलाफ एक्शन ना लेना, तो ये सब मूव इसके इस फिल्म के लिए थे। और उस फिल्म के जरिए उसने दिखा दिया कि ये सिर्फ मूव था उसका, जो ये 2-4 महीनों से जो ड्रामेबाजी कर रहा था, अगर वो इतना ही अच्छा था तो हिंदू मारे गए दिखाता ना, खालड़ा की वो सीन दिखाता ना, जब वो 1995 में वर्ल्ड सिख फेडरेशन ऑफ कनाडा जो है, जो खालिस्तानी सपोर्टर थी, भिंडर वाला सपोर्टर थी, वहां पर जाकर जो वो अपना भाषण देके आया है, जो उसने जो ये अपना ह्यूमन राइट्स का जो वहां पे जो किया, उसने लोगों के जो आंकड़े बताए वो कहाँ बताया है, वो उसी गुरुद्वारे में जा जाके वो बता रहा है। कौन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है जो गुरुद्वारों में जाएगा? उसका एक स्टेटमेंट आप बिना गुरुद्वारे के नहीं दिखेंगे, कोई बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखेगा, हर स्टेटमेंट आप देखिए वो गुरुद्वारे के अंदर होगा। तो ये धार्मिक आप थोप रहे हो या ये आपका ह्यूमन आपका एक्टिविटी है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। फिर आप दिखाते ना कि वो भिंडर वालों को संत मान रहा है, आपने ये सच्चाई क्यों छुपाई? ठीक है, वो हिंदू धर्म के बारे में उसके क्या विचार थे आप वो बताते ना। ठीक है, यानी फिल्म के जरिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी। क्यों ये फिल्म हटी ये हमने थोड़ा सा और समझने की कोशिश की। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए मैम। बाकी अब दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़कर जा रही हूं, अगर उन 2 दिनों में डाउनलोड कर ली है और देख ली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर इस पूरी जो हमने कॉन्वर्सेशन की है इस पर। जी
जी, मैंने एक चीज ऐड करना चाहती हूँ इसके अंदर कि देखिए, जब कभी भी हिंदुओं के नरसंहार की बात आती है ना, उस पर कभी कोई बात नहीं करता। जो कश्मीर में जो हुआ, हाँ, हमारे हिंदुओं के साथ जिस तरह से उनको पलायन करना उसे पड़ा, तो प्रोपेगेंडा बता उसके ऊपर देते हैं। अब कहीं जी अब बात होने लगी, ठीक है ना। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग है ना हिंदू जो सुन रहे हैं, वो एक बार जो पंजाब में जो हिंदुओं का जिस तरह से जेनोसाइड हुआ ना, उसके बारे में प्लीज पढ़िए, देखिए कि सिर्फ सिख नहीं मारा गया है, हिंदू सिखों से कहीं करीबन 35,000 का आंकड़ा दिया जाता है जो सिख मारे गए हैं, वो 78 से लेके वो पूरा 90s के दौर में, और किन के द्वारा मारा गया और क्यों मारे गए। आप जब ये चीजें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ज्यादा सिख मारे गए हैं और उनके बारे में कोई बात तक भी नहीं करना, फिल्म बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो हिंदू प्लीज इस बारे में भी जाने और बात करना शुरू करें, अदरवाइज इसी तरह के नैरेटिव आपके पास आते रहेंगे और वो आपको विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे और आप उस विक्टिम कार्ड में हमेशा फंसते रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आपके विवेक के ऊपर है, आप मुझे बताइए इस कॉन्वर्सेशन को आप किस तरह से देखते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।